सुबह के 9 बजे थे। नाश्ते की मेज पर नवीन जी अखबार में डूबे हुए थे और पूनम रसोई में चाय बना रही थी। तभी राजन तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और एक कुर्सी खींचकर उस पर ठप्प से बैठ गया। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, पूनम ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया और ब्रेड पर जैम लगाकर उसकी तरफ बढ़ाने लगी। मम्मी, सामने वाली कोठी में लोग आ गए क्या? अभी देखा लॉन में एक अंकल कुर्सी पर बैठे थे। हाँ बेटा, कल ही आए हैं वो लोग। छोटा सा परिवार है, माँ बाप और उनकी बेटी देविका। जब सामने सामान उतर चुका था तो मैं मिलने ही जा रही थी चाय पानी पूछने कि तभी वो लड़की देविका पानी लेने आ गई। बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत खूबसूरत और उतनी ही मीठी बोली। बताया कि इंदौर से शिफ्ट हुए हैं ये लोग। ओके, अच्छा मम्मी, मैं निकलता हूँ, रितेश इंतजार कर रहा होगा। सेब का टुकड़ा मुंह में डालते हुए राजन तेजी से उठ खड़ा हुआ। अरे, नाश्ता तो ठीक से कर ले, पूनम ने पीछे से आवाज दी। उसने कभी सुनी है तुम्हारी कोई बात? नवीन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अगर कभी तुम्हारी बात उसके कानों तक पहुंच जाए तो समझो चमत्कार हो गया। आप भी ना हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। यही तो उम्र है उसकी मस्ती करने की। कॉलेज खत्म हुए साल भर हो गया है, अब कितनी मस्ती करेगा? रितेश को देखो, आनंद के साथ मिलकर सारा काम संभाल लिया है उसने। आपका बिजनेस कहीं भाग नहीं रहा है, राजन को ही तो संभालना है। एक बार जिम्मेदारियों में लग गया तो फिर साथ बैठकर बातें करने को भी तरस जाओगे। चलो देखते हैं ऐसा कब होता है। और आज कहाँ गया है तुम्हारा साहबजादा? पूनम बर्तन समेटते हुए बोली। आज संडे है, बताया तो था उसने कि रितेश के साथ जा रहा है। रितेश राजन के घर से बस कुछ ही घर छोड़कर रहता था। उनके मम्मी पापा आनंद और लता और राजन के मम्मी पापा नवीन और पूनम का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था। सालों पहले आनंद दिल्ली में उसी मोहल्ले में आकर बसे थे जहां नवीन पहले से रहते थे। रितेश के अलावा आनंद और लता की एक बेटी भी थी, अनु। बचपन में ही रितेश की बुआ सीमा ने अनु को गोद ले लिया था। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि अनु असल में आनंद बाबू की ही बेटी है। सीमा, जो कि बेऔलाद और विधवा थी, उसने अनु को सगी मां से भी बढ़कर प्यार दिया। आनंद बाबू का परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन अब जब घर में सिर्फ रितेश ही था तो सबका गुजारा आराम से हो जाता था। पार्क में त्योहारों में मिलने जुलने से लता और पूनम की भी अच्छी खासी बनती चली गई। रितेश का एडमिशन भी राजन वाले स्कूल में ही हो गया था। फिर तो पहले स्कूल, फिर कॉलेज। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। हालांकि दोनों की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। रितेश थोड़ा शांत और गंभीर किस्म का था, भीतर ही भीतर सोचने वाला। वहीं राजन मस्तमौला टाइप का लड़का था, जिसे हर चीज में मस्ती चाहिए होती। हंसते हंसाते जिंदगी के सफर को निकालना उसका अपना स्टाइल था। हर किसी से मजाक करना, चुहलबाजी करना उसके नेचर में शामिल था। अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी दोनों की दोस्ती गजब की थी। एक दिन रितेश के घर के बाहर राजन ने बाइक का हॉर्न इतनी जोर से बजाना शुरू कर दिया कि पूरे मोहल्ले की खिड़कियां खुलने लगी। तभी रितेश तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर निकला और जाते जाते लता को बाय किया। अरे, अब बंद भी कर, क्या पूरे मोहल्ले को बाहर बुलाना है? राजन मुस्कुराया। अरे नहीं यार, ये तो मेरे दोस्त के लिए है। तू मेरा, मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना? गुनगुनाते हुए उसने हेलमेट सीधा किया और रितेश हंसते हुए उसकी बाइक पर बैठ गया। और बता, जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? रितेश ने पूछा। वैसी ही जैसी हर साल होती है। पापा के दोस्त, मम्मी की सहेलियां, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑल एक्सपेक्टेड। लेकिन मेरी तरफ से बस एक ही बंदा है, जो पार्टी में ना हो तो मैं पूरी पार्टी कैंसिल कर दूं। समझा या और समझाऊं? समझ गया यार। तेरा बर्थडे हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा ये बता,
हम जा कहाँ रहे हैं? इतनी देर से बर्थडे की बात हो रही है और तू पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं नाइट सूट में केक काटूंगा? चल, कपड़े लेने जा रहे हैं। शाम को पार्टी राजन के घर पर ही थी। घर रोशनी में नहाया हुआ था। मेहमानों की चहल पहल जारी थी। राजन और रितेश अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक में लगे हुए थे। तभी पूनम राजन के पास आई। चलो बेटा, केक नहीं काटना क्या? सब इंतजार कर रहे हैं। चलो मम्मी, केक भी तो इंतजार कर रहा होगा। राजन ने रितेश के कंधे पर हाथ रखा और गुनगुनाते हुए केक टेबल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो मोमबत्तियां बुझाने के लिए झुका, ठीक उसी वक्त सामने से खूबसूरत लड़की पार्टी में दाखिल हुई। राजन की निगाहें जैसे थम सी गई थी। उसकी नजरें बस उसी पर टिक गई थी। रितेश भी बिना पलक झपकाए उसी को देख रहा था। गुलाबी सूट में वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक होंठ, कंधों पर बिखरे काले रेशमी बाल, जैसे पूरी कायनात की खूबसूरती आकर उसमें समा गई हो। अरे देविका, आओ बेटा, पूनम ने आवाज दी। देविका के साथ उसकी माँ आशा भी थी। पूनम ने दोनों का स्वागत किया और देविका को पास ही बुला लिया। चलो बरखुरदार, मोमबत्तियां पिघलकर आती हो गई हैं, नवीन बोले। ओ हाँ, राजन जैसे किसी ख्वाब से बाहर आया हो। उसने फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाईं और पूरा हाल तालियों की गूंज से भर गया। केक काटने के बाद उसने सबसे पहले पूनम और नवीन को खिलाया, फिर रितेश की तरफ बढ़ा। रितेश ने भी मस्ती में एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। ये देखकर सभी हंस पड़े, लेकिन राजन के कानों में जो हंसी सबसे अलग और दिल को छू जाने वाली लगी, वो देविका की हंसी थी। कांच की चूड़ियों सी खनकती, दिल में उतरती सी। राजन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ गुनगुना गया हो। पार्टी चलती रही, लोग आते जाते रहे, पर राजन की नजरें चोरी छुपे बार बार सिर्फ देविका को ही देख रही थी। घर पास पास होने की वजह से उस दिन के बाद देविका कभी कभी राजन के घर आ जाया करती थी। वो पकवान बनाने में काफी अच्छी थी, तो तरह तरह के स्वादिष्ट खाने लेकर पूनम को छकाने चली आती। राजन से सामना होता तो कुछ हल्की फुल्की औपचारिक बातें होती। पूनम को तो वो शुरू से ही पसंद थी। उसे मन ही मन देविका राजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लेकिन इस बारे में कुछ कहने से पहले वो खुद देविका के मन की बात भी जान लेना चाहती थी। बस किसी ठीक मौके की तलाश में थी। ऐसे ही करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन राजन ने घर के बाहर गाड़ी स्टार्ट की तो देखा देविका सामने खड़ी थी। वो गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। हेलो देविका, ऐसे खड़ी हो? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना तो है, देविका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पर आज पापा की कार नहीं है। उन्हें सुबह सुबह जरूरी काम से निकलना पड़ा। अब टैक्सी का इंतजार कर रही हूं। तो चलो मैं छोड़ देता हूं, रास्ता तो सेम है। अरे नहीं, अभी कोई टैक्सी मिल जाएगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो? राजन हंसते हुए बोला। तो तुम भी ये तकल्लुफ रहने दो, और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। देविका मुस्कुराकर बैठ गई। गाड़ी रोड पर चल पड़ी थी। कुछ ही दूरी पर एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। तभी देविका की खिड़की के पास एक छोटा बच्चा गुलाब के फूल लेकर आ गया। वो मासूम आंखों से फूल खरीदने की गुहार लगा रहा था। देविका ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए एक गुलाब ले लिया। इस फूल का तुम क्या करोगी? क्या मतलब? देविका ने हल्की सी भौहें चढ़ाकर सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। मतलब तो कुछ भी नहीं। लीजिए आप फूल। राजन ने थमाते हुए बुदबुदाया। अरे यार, फूल को फूल की क्या जरूरत है? कुछ कहा तुमने? देविका ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। ना कुछ नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने रुकी। थैंक यू सो मच, देविका ने उसकी तरफ देखकर कहा। वेलकम, राजन मुस्कुराया। फिर देविका वहां से कॉलेज के गेट तक पहुंची ही थी कि तभी राजन की नजर बगल वाली सीट पर पड़ी जहां देविका बैठी थी। उस सीट पर एक लेटर पड़ा था।
राजन ने उसे उठाते हुए सोचा, लगता है देविका का ही कोई पेपर गिर गया है। सोचते हुए उसने उसे पलटना शुरू किया। है क्या ये? राजन ने खुद से ही सवाल किया और जैसे ही पहला लाइन पढ़ी वो चौंक गया। वो एक खत था। राजन की आंखों ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। उसने तूफान की तरह पूरा खत पढ़ डाला। खत खत्म होते ही वो खुशी से उछल पड़ा, मानो उसके सीने में पटाखे फूट गए हों। उसने एक झटके में गाड़ी स्टार्ट की और पूरे जोश में घर की ओर दौड़ा। रास्ते भर बस एक ही चीज उसके दिल और दिमाग में घूमती रही, देविका का खत। घर पहुंचते ही वो चिल्लाया, मम्मी, ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? पूनम रसोई से दौड़ती हुई आई। क्या हो गया राजन, चिल्ला क्यों रहा है? तेरे पापा होते ना तो तूफान आ जाता घर में। तूफान ही तो आ गया मम्मी। राजन अब भी उत्साह में था। आप हमेशा कहती थी ना, शादी कर लो, आज शादी कर लो, तो अब करवा दो। पूनम हंसते हुए बोली, ऐसे ही करवा दूं। शादी के लिए कोई लड़की भी चाहिए होती है मेरे लाल। लड़की है ना मम्मी, देविका। पूनम की आंखों में चमक आ गई। सच में तुझे देविका पसंद है? बहुत ज्यादा मम्मी, और आज ही पता चला कि वो भी मुझे पसंद करती है। तुझे कैसे पता चला? पूनम की खुशी अब बेसब्री में बदल रही थी। उसने नहीं कहा मम्मी, लेकिन एक खत जो उसकी सीट से गिरा था उसमें सब कुछ लिखा था, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ। पूनम ने उसकी पीठ पर प्यार से चपत मारी। ओहो, तो अब समझी तू हवा में क्यों उड़ रहा है। अब जल्दी से पापा से बात करो मम्मी, और देविका के घर भी बात करनी है। मुझे अब कुछ और नहीं सुनना। अरे बावले, ये काम ऐसे थोड़ी ना होते हैं। वक्त लगेगा बेटा, धीरज रख। काश मम्मी सब कुछ चुटकी में हो जाता। राजन मुस्कुराते हुए चुटकी बजाता अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पूनम उसके पीछे देखती रह गई। उसकी आंखों में बेटे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। कमरे में जाकर राजन ने खुद को पलंग पर फेंका, जेब से वो खत निकाला और दोबारा पढ़ने लगा, हर शब्द को जैसे अपने दिल पर लिख लेना चाहता हो। प्यारे आज हमें मिले पूरे 6 महीने हो गए। वो पार्टी का ही दिन था जब तुम्हें पहली बार देखा था। उस दिन लगा जैसे तुम्हारी नजरें मेरी रूह तक उतर आई हों। तब से अब तक कुछ ही मुलाकातें हुई, पर हर मुलाकात ने मेरे दिल में एक नई चमक भर दी। हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हर वो नजर, हर वो मुस्कान मेरे मौन प्रेम की गवाह बन गई। अब तो ये लगता है कि इस पवित्र एहसास को किसी सबूत की, किसी शब्द की जरूरत नहीं। बस अब इतना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता भी इस रिश्ते को अपनी रजामंदी दे दें। लेकिन अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी हैं। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, तो अपने माता पिता को बता दो, ताकि वो मेरे घर आकर बात कर सके। दिल से सदा ही तुम्हारी, देविका। खत पर दिल की शेप में नाम का पहला अक्षर आर लिखा हुआ था, जिससे राजन बहुत ही ज्यादा खुश था। राजन ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। हर बार उसकी आंखों में चमक और मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती। फिर पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई। रात ढल चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर नवीन ने राजन के बारे में पूछा तो पूनम ने कहा, आज तो वो बिना खाए ही सो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वही जो इस उम्र में हर किसी के साथ हो जाया करता है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। पूनम मुस्कुराई। हमें देविका के घर बात करनी चाहिए। राजन और देविका एक दूसरे को चाहने लगे हैं। नवीन चौंक गया। ये कब हुआ? क्या आप भी? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसी माँ वैसा ही बेटा। पर पहले उसे कारोबार में लगाओ, फिर ये सब बातें। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अरे, शादी से ही तो जिम्मेदारी का एहसास आता है, और उसे कहीं नौकरी थोड़ी करनी है, अपना ही कारोबार संभालना है। बात यहीं खत्म हो गई। पर वहीं दूसरी तरफ
देविका की रात बेहद बेचैन थी। वो अपने कमरे की हर एक चीज, हर एक किताब को बार बार उलट पलट रही थी। कहीं तो रखा था। उसी किताब में उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। खत कहीं नहीं था। आखिरकार थक कर वो पलंग पर बैठ गई। उसका सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ गया वो खत? उसी ने लिखा था, रितेश के लिए। रितेश और देविका की प्रेम कहानी की शुरुआत राजन के जन्मदिन की पार्टी से ही हुई थी। जब देविका पहली बार पूनम के घर आई तो सबसे पहले उसकी निगाहें रितेश से टकराईं। रितेश की नजरें भी उसी पर ठहर गईं। पार्टी की भीड़, रोशनी, शोरगुल, सबके बीच वो दो जुड़े आंखें जैसे एक ही धुन में बंध गई थीं। पूरी पार्टी के दौरान, कभी खाना लेते वक्त तो कभी रिश्तेदारों से परिचय के दौरान, उनकी नजरें बार बार एक दूसरे से टकराती रहीं। बातें सिर्फ वो हेलो तक सीमित रहीं, पर उन दो दिलों की बातों का कोई अंत नहीं था। जैसे दो रूहों ने बिना कहे सब कुछ कह दिया हो। समय के साथ जब भी पूनम के घर महफिल जमती, लता और आशा साथ साथ आती। पूनम अक्सर देविका की पाककला की तारीफ करती तो एक दिन लता हंसते हुए बोल उठी, अरे कभी हमें भी खिलाओ ना कुछ। आशा मुस्कुराई, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। कुछ ही दिन बाद देविका खुद लता के घर पहुंची, लेकिन दरवाजा रितेश ने खोला। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आओ देविका। आंटी घर पर नहीं है? नहीं, बाहर गई है, पर बस आती ही होंगी। देविका ने हाथ में पकड़ा कटोरा दिखाया। ये खीर बनाई थी, सो उनके लिए लाई हूं। सिर्फ आंटी के लिए, मेरे लिए नहीं। देविका थोड़ी घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी खा लो। उसकी बात और घबराहट पर रितेश हंस पड़ा। अरे घबराओ मत, बैठो तो सही, मैं पानी लाता हूं। देविका ने कटोरा मेज पर रखा और धीरे से सोफे पर बैठ गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे हर धड़कन की गूंज कमरे में गूंज रही हो। रितेश पानी लेकर आया। देविका ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर झटके से उठते हुए बोली, अच्छा मैं चलती हूं। अरे देविका, रुको तो सही। देविका के कदम थम गए। धीरे से पीछे मुड़ी। रितेश उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिली और कुछ पल जैसे रुक से गए। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, सिर्फ एक मौन एहसास जो बहुत कुछ कह गया। रितेश ने खुद को संयत किया। ओह हाँ, ठीक है, मम्मी आएंगी तो उन्हें बता दूंगा कि तुम आई थी। देविका ने सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप लौट गई। एक दिन रितेश को रास्ते में देविका के पिता मोहन जी मिल गए। रितेश ने आदरपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और अपने स्कूटर पर घर तक छोड़ देने की पेशकश की। रास्ते भर मोहन जी ने हल्की फुल्की बातें की। बातों ही बातों में उन्होंने देविका की पढ़ाई का जिक्र छेड़ दिया। बस एक विषय में थोड़ी परेशानी हो रही है उसे, मोहन जी ने कहा। काफी मेहनत करती है, पर कहीं कहीं अटक जाती है। रितेश मुस्कुराया। तो मैं एक दिन आ जाऊं, कुछ नोट्स दे दूं, शायद मदद हो जाए। मोहन जी ने सहर्ष हामी भर दी। इसके बाद 3-4 बार रितेश देविका के घर गया। हर बार वह देविका की फाइलों में कुछ जोड़ता, कुछ पुराने नोट्स देता, कभी समझाता, कभी सिर्फ मुस्कुराकर उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देता। इन मुलाकातों ने देविका के दिल में कुछ ऐसा जादू भर दिया जो अब सिर्फ आंखों में नहीं, उसके हर हाव भाव, हर इंतजार में झलकने लगा था। एक दिन शरारत में देविका ने रितेश की चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। सोचा था देखना अब क्या करता है, पर रितेश ने बिना कोई शिकवा किए पूरी चाय पी ली। न चेहरा बदला, न कोई शिकन, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आज की चाय थोड़ी अलग थी, मगर प्यारी थी। देविका स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें भर आईं।
अपने छोटे से मजाक पर ग्लानि से और उसके बर्ताव पर प्यार से। उसी शाम रितेश दोबारा आने वाला था और देविका ने मन ही मन तय कर लिया था, अब और नहीं, अब उसे अपने दिल की बात कहनी है। वो शब्दों में ढले भाव, उसके दिल की धड़कनों से निकले वाक्य उसने एक खत में उतार दिए थे। आज बस कोई उपयुक्त मौका चाहिए था जब वो खत रितेश को दे सके, बिना कुछ कहे, सब कुछ कह देने वाला खत। किस्मत ने भी देविका के साथ क्या खेल खेला था। जिस खत को उसने रितेश के लिए दिल से लिखा था, अब वो राजन के पास था, जिसके बारे में देविका नहीं जानती थी। ऐसे में वो उस खत को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। शाम को जब रितेश देविका के घर पहुंचा तो आशा ने उसे सोफे पर बैठाया और आवाज लगाई, देविका, देखो कौन आया है। देविका कमरे में आई, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें लाल, पलकों पर भारीपन। रितेश तुरंत समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सुबह से अपनी फाइल ढूंढ रही है पर मिल नहीं रही। देख तो कैसे रो रो कर अपनी आंखें सुजाली हैं। तू जरा समझा इसे, मैं चाय लेकर आती हूं, आशा कहती हुई रसोई में चली गई। रितेश ने देविका की तरफ देखा, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। फाइल कहाँ खो गई? कॉलेज में? रितेश ने नरमी से पूछा। देविका की आंखों में फिर आंसू आ गए। रितेश ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बेहद आत्मीय स्वर में बोला, रो मत, किताब लाओ, मिलकर दोबारा बना लेते हैं। बस। जैसे कोई दीवार ढह गई। देविका अब खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आवाज कांप गई, मगर वो रुकी नहीं। आई लव यू रितेश, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम भी मुझे चाहते हो ना? रितेश सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द उसे इस तरह सुनाई देंगे। उसकी आंखों में उलझन थी, उसका चेहरा किसी भावहीन आदमी जैसा हो गया था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ तो कहो। रितेश के होंठ खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। सांसें भारी हो गई, शब्द जैसे कहीं भीतर ही घुटकर रह गए। पर देविका को अब जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने उसकी आंखों में देख लिया था जो कहने की हिम्मत रितेश में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना दुपट्टा मुंह में दबाया ताकि रोने की आवाज न निकले और तेज कदमों से वहां से चली गई। रितेश वहीं अवाक खड़ा रह गया। कुछ पलों बाद वो भी लौट गया, पर उसके भीतर सब कुछ बिखर चुका था। अगले दिन रितेश ने देविका के घर फोन लगाया। अक्सर फोन आशा ही उठाती थी, पर आज देविका ने उठाया। हेलो? उसकी आवाज बेजान थी। देविका। रितेश की आवाज भारी थी। रितेश, तुम? देविका की आंखों में अचानक एक उम्मीद चमक उठी, पर रितेश की अगली बात ने वो रोशनी बुझा दी। देविका, मुझे पता है कल तुम पर क्या बीती, तुमने क्या महसूस किया। कुछ सेकंड की खामोशी रही। लेकिन देविका, मैं मजबूर हूं, या शायद तुम्हारे निश्चल प्रेम के काबिल ही नहीं हूं। मैं सुन रही हूं। देविका की आवाज बहुत दूर से आती हुई से लगी। रितेश ने गहरी सांस ली। शब्द कांप रहे थे, पर कहना जरूरी था। पापा अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनकी जिंदगी की शाम में उन्हें सिर्फ आराम देना चाहता हूं, और अनु दीदी की जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। देविका, इस वक्त मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मादा नहीं रखता। शायद मैं ही बदनसीब हूं। खुद बहुत खुशनसीब होगा जिसकी जिंदगी में तुम उजाला करोगी। फोन कट चुका था। देविका ने धीरे से रिसीवर नीचे रखा। वो वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल शून्य। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन अंदर जैसे सब कुछ मर चुका था। शायद अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती अगर आशा ने उसे पीछे से थाम न लिया होता। क्या हुआ देविका? तू पत्थरा सी क्यों गई है?
आशा ने घबराए स्वर में उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। देविका की आंखें शून्य में अटकी थीं। वो धीमे स्वर में मुझे मन से बोली, मम्मी, शायद मैं अब इम्तिहान पास ना कर पाऊं। रितेश के साथ अब दोबारा फाइल तैयार करना मुमकिन नहीं है। आशा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटे, इस समय इम्तिहान को भूल जा और एक खुशखबरी सुन। पूनम का फोन आया था आज सुबह। उन्होंने तुझे राजन के लिए मांगा है बेटी। देविका की सांस जैसे थम सी गई। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही, फिर कांपते स्वर में पूछा, फिर आपने क्या जवाब दिया मम्मी? आशा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने संजीदगी से कहा, ये कोई सोचने की बात है क्या? मैंने झट से हाँ कर दी। मम्मी, ये आपने क्या कर दिया? देविका की आवाज भर आ गई। मैं और राजन, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं राजन से प्यार नहीं करती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आशा ने गंभीर स्वर में कहा, अरे, ये प्यार मोहब्बत तो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। और फिर आखिर क्या कमी है लड़के में? अच्छा खानदान है, राजन उनका इकलौता बेटा है, और सबसे बड़ी बात, पहल उनकी तरफ से हुई है। और क्या चाहिए? देविका का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा, जैसे उसकी मुट्ठी से सारी रेत फिसल रही हो। वो कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थी। आशा ने उसका सिर सहलाते हुए कोमल स्वर में कहा, देविका, हम तेरे मम्मी पापा हैं, तेरा कभी बुरा नहीं सोच सकते। मुझे पूरा विश्वास है तू वहां बहुत खुश रहेगी। वो लोग तुझे बहुत प्यार देंगे, बहुत। इसके बाद सब कुछ जैसे धुंध में डूब गया। कब रस्में निभाई गईं, कब वो दुल्हन बनकर राजन के घर पहुंची, सब जैसे सपनों की तरह बीत गया। इस दौरान रितेश वहां नहीं आया। वो सीधा राजन के घर पहुंचा था। विदाई के बाद जब राजन के घर में रस्में हो रही थीं और देविका ने रितेश को राजन के साथ हंसते बोलते देखा, तो उसके भीतर एक हूक सी उठी। क्या कोई एहसास नहीं है इससे मेरी भावनाओं का, मेरे जज्बातों का? क्या कभी एक पल के लिए भी इसने मुझे चाहा नहीं था? मैं तो अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहती थी इसके प्यार में, पर यह इतनी निष्ठुरता से कैसे अनजान बना बैठा है? क्या मैं इसकी जिम्मेदारियों में सहभागी नहीं बन सकती थी? क्या मैं इसके लायक भी नहीं थी? उसका कलेजा भर आया। देविका ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उफ, अगर ये मेरे सामने रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। सोचते ही वो कांप गई। अचानक उसकी आंखों के आगे सब घूमने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे गोल गोल चक्कर काट रहा हो। अगले ही पल देविका जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। आंखें खुली तो एक सजे धजे कमरे में उसने खुद को पाया। वो उठी तो चूड़ियों और पायलों की आवाज से राजन भी जाग गया, जो उसके साथ ही अधलेटी अवस्था में था। अब कैसी हो? ये रिश्तेदार भी ना, ये रस्में, वो रिवाज, ऐसा लगता है जैसे शादी इस जन्म में हुई है और साथ रहना अगले जन्म में नसीब होगा। सारी रस्में निभाते निभाते तुम तो बेहोश हो गई थी। देविका बिल्कुल मौन थी। आराम से लेट जाओ, अभी सुबह होने में कुछ वक्त है, मैं लाइट बुझा देता हूं, राजन ने प्यार से कहा और लाइट बंद कर कमरे से बाहर चला गया। सुबह तैयार होकर देविका सीधे पूनम के पास रसोई में पहुंची। कैसी हो तुम? रात को थकावट की वजह से तुम्हारी तबीयत ही बिगड़ गई थी, पूनम ने लाडले से कहा। जी, अब ठीक हूं, देविका ने धीमे से जवाब दिया। आप ये रहने दीजिए, मैं करती हूं। अभी तो नाश्ता टेबल पर लग चुका है, तो अब बस ये चाय की ट्रे ले चलो। चाय लेकर देविका टेबल पर पहुंची। नवीन और राजन वहां बैठे थे। देविका ने नवीन के पैर छुए तो नवीन ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुराते हुए पूनम से बोले,
बस उलझा दिया बहू को पहले ही दिन रसोई में। सास का रोल अच्छे से निभा रही हो। अरे, ऐसा नहीं है, बहू नहीं, ये तो बेटी है मेरी, पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा सुनो, अब सबसे पहले अपने इम्तिहान की तैयारी करना। मैं तो चाहता था शादी परीक्षा होने के बाद ही हो, पर ये मां बेटी की जोड़ी कहाँ मानने वाली थी भला। नवीन सहज भाव से बोले। जी पापा। देविका हल्के से मुस्कुरा के रह गई। देविका ने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था। इम्तिहान भी हो गए और देविका अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। तब नवीन और पूनम ने उन दोनों के बाहर जाने का प्रोग्राम बना दिया। ऊटी की मनमोहक वादियों में भी जब देविका का चेहरा ना खिला तो शाम को राजन ने उससे पूछ ही लिया, देविका, क्या बात है? तुम शादी के बाद इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? राजन ने भोलेपन से पूछा। यह सुनकर देविका कुछ पल उसे देखती रही। इस सब में राजन का क्या दोष है? उसने तो सच्चे मन से मुझसे प्यार किया है। क्यों? मैं इसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती? मैं क्यों इसे वही एहसास करवाऊं जो मुझे हुआ है? नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती। इसे जरूर एक खुशहाल जिंदगी का हक है। देविका का दिलो दिमाग अब पूरी तरह से स्पष्ट था। राजन का हाथ उसके हाथ पर ही था। उसने भी राजन के हाथ की पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। देविका के चेहरे पर आंतरिक चमक थी। राजन को काफी हद तक संतुष्टि महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद देविका ने राजन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अगली सुबह वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शावर के नीचे जिस्म पर पड़ती पानी की फुहारों ने जैसे उसका रोम रोम खिला दिया था। उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हनीमून से राजन और देविका काफी खुशहाल वापस लौटे। कुछ दिनों बाद रितेश के साथ एक अनहोनी घटना घट गई। एक रात आनंद बाबू की तबीयत काफी खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लता अब वहां रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ दिनों से आनंद अनु को बहुत याद कर रहे थे। इसलिए अब वो अनु से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। इस पर रितेश की बुआ ने कहा कि अभी अनु के लिए माहौल बदलना सही नहीं है, क्यों ना वे लोग ही अब मकान बेचकर उनके पास आ जाएं। ऐसे हालात में लता को भी यही सही लगा। जल्दी ही रितेश का परिवार वहां से चला गया। देविका शांत भाव से ये सब घटित होते देखती रही। इसके बाद राजन और रितेश की दोस्ती सिर्फ फोन पर हुई बातों पर चलती रही और समय के साथ एक दिन सिर्फ दिल में ही बस गई। शायद रितेश का फोन नंबर बदल चुका था, जो राजन के पास नहीं था। देविका को लगभग 1.5 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपूर्व बहुत प्यारा था। राजन की जान बसती थी उसमें। अपनी तोतली भाषा में जब वो राजन को पापा पुकारता था तो राजन का दिल बल्लियों उछलने लगता था। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। इस बीच बिजनेस की एक जरूरी मीटिंग के लिए एक बार राजन को 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उस दिन वो वापस आने ही वाला था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाजा देविका ने ही खोला। सामने रितेश खड़ा था। देविका जैसे बुद्ध सम्मान हो गई। रितेश। देविका के पीछे से उसे देखकर पूनम के मुख से तेज स्वर में उसका नाम गूंजा। देविका झट से संभली। वो दरवाजे से एक तरफ हट गई। रितेश भीतर आते ही पूनम के पैरों में झुका। पूनम ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भर आईं। ड्राइंग रूम में बैठे दोनों देर तक बातें करते रहे। इस दौरान देविका रसोई में ही रही। रितेश अपूर्व के साथ खेलने में व्यस्त रहा। नवीन घर आए तो वो भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। आनंद बाबू को भी बेहद याद किया नवीन और पूनम ने। तभी दोबारा डोरबेल बजी। पापा आ गए, पापा आ गए, कहता हुआ अपूर्व दरवाजे की ओर भागा। वो गिर ना पड़े,
इसके लिए रितेश उसके पीछे गया। अपूर्व को गोद में लेकर दरवाजा रितेश ने खोला। राजन ही था सामने। एक दूसरे को देखते ही दोनों मौन होकर रह गए। कुछ पल यूं ही बीत गए। तभी अपूर्व पापा पापा पुकारने लगा। राजन ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया और फिर नीचे उतारा। उसके हाथ में खिलौना था, जिसे देखते ही अपूर्व ने लपक कर वो छीन लिया। दादी दादी देखो पापा क्या लाए हैं। अपूर्व पूनम की ओर भाग गया। राजन और रितेश गले मिलकर जैसे दुनिया जहान को भूल गए। खाने की मेज पर भी उन्हीं की बात चलती रही। देर रात उन दोनों को छोड़कर सभी सोने चले गए। पर यार, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो सोचता था कि अब तक तो तू 2-3 बच्चों का बाप बन चुका होगा। कोई पसंद नहीं आई क्या? बर्तन समेटती देविका के गले में जैसे कुछ अटक सा गया हो। अरे, तेरे जैसी किस्मत नहीं है मेरी। हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या कमी है मेरे यार में? वैसे देविका की कोई छोटी बहन नहीं है, वरना अपनी आधी घरवाली को तेरी पूरी बनवा देता। क्यों देविका? ये कहकर राजन खुद ही हंस पड़ा। देविका बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। सुबह का समय था। शहर की हल्की धुंध के बीच राजन जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। एक जरूरी मीटिंग के लिए उसे शहर से बाहर जाना था और 2 दिन बाद ही लौटना संभव था। देविका ने चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा, इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? राजन ने मुस्कुराकर कप थामा। हाँ, बहुत जरूरी है, पर चिंता मत करो, सब संभल जाएगा। और हाँ, तुम्हें भी तो कल उसी शहर में काम से जाना है, तो मैंने रितेश से कह दिया है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। वैसे भी उसे भी वहीं लौटना है। देविका चौंक सी गई। रितेश के साथ यात्रा करना इतने सालों बाद। कुछ देर को उसके हाथ ठिठक गए, लेकिन फिर उसने खुद को संयत किया और बस हल्का सा सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह रितेश कार के पास खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी लड़ाई के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक बोझ था, सालों से जमा हुआ बोझ। सुबह की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसका अंदरूनी तापमान आज भी भारी और बेचैन था। देविका हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में आई। उसका चेहरा शांत था, जैसे सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ सवाल तैर रहे थे, अधूरे जवाबों की तलाश में। उसने कार का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच पसर गई। कार स्टार्ट हुई, पर जैसे वक्त वहीं ठहर गया था। कुछ दूर तक यूं ही खामोशी उनके साथ चलती रही, बिना आवाज के, लेकिन बहुत कुछ कहती हुई। थोड़ी देर बाद रितेश ने एक कोशिशी मुस्कान के साथ कहा, अजीब है ना, कभी साथ पढ़े, साथ सपने देखे, और आज इतने सालों बाद इस तरह साथ सफर कर रहे हैं। देविका ने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, कभी सोचा नहीं था वक्त इतना कुछ बदल देगा और इतनी दूरियां ला देगा। रितेश ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी बोझ को दिल से निकालना चाहता हो। वक्त ही तो है जो सब सिखा देता है और सब छीन भी लेता है। कुछ पलों तक फिर वही चुप्पी, लेकिन अब वो चुप्पी बोझिल थी, एक जवाब मांगती हुई। तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? पता नहीं, शायद मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिली नहीं। ये सुनकर देविका बेचैन हो गई। देविका ने अचानक रितेश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक थरथराता सवाल था। आज एक सवाल पूछना है तुमसे, जो मैं बरसों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। रितेश का दिल एक पल को जैसे थम गया। रितेश, मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा? रितेश का हाथ स्टीयरिंग पर ठहर गया। उसका चेहरा पल भर में भावों के सैलाब से भर गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे उस सवाल का जवाब सालों से उसके अंदर दफन था। कमी तुम में नहीं थी,
देविका, कमी मेरी हिम्मत में थी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर अब उसमें कोई झूठ नहीं था। और ये भी सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता था, बहुत करता था। देविका एक पल को जैसे सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आईं। तो फिर क्यों उस वक्त तुमने मुझसे कहा नहीं? क्यों तुम चुप रहे? रितेश ने कार एक किनारे रोक दी। उसकी आंखें सामने कहीं शून्य में गड़ गईं। कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, और न ही राजन को। उस वक्त जो सही लगा वो कर गया। शायद गलती भी की, पर मेरी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। देविका की आंखें नम हो चुकी थीं। काश तुमने उस दिन कुछ कहा होता, कम से कम मुझे ये गलतफहमी तो ना रहती कि तुमने कभी मुझे चाहा ही नहीं। रितेश की आवाज अब और धीमी हो गई थी। मैं कैसे कह सकता था देविका? राजन ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो तुमसे प्यार करता है। उसने कहा था कि अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो खुद को खत्म कर देगा। और तुम्हारे उस खत ने तो राजन को और भी ज्यादा पागल कर दिया था। देविका ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। वो राजन के लिए नहीं था रितेश, वो तुम्हारे लिए था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में सच्चाई चमक रही थी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखा था, राजन का नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद मेरे प्यार को महसूस करो। लेकिन वो लेटर गलती से राजन के हाथ लग गया, और फिर तुम्हारी खामोशी ने मुझे उस वक्त मार दिया था रितेश। रितेश की आंखों से अब आंसू बहने लगे। मुझे वो लेटर मिला था, राजन ने मुझे दिखाया और कहा कि तुमने उसे दिया है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मुझे अपना नाम साफ दिखा था, तुम्हारे दिल में। पर मैं डर गया था देविका। एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा दोस्त, उसकी जान, उसकी धमकी, उसका टूटता मन। मैं मजबूर था। देविका की आंखें छलक पड़ी, उसके लब कांप रहे थे। तो तुमने खुद को मिटा दिया, हम दोनों के लिए। हाँ, और हर रोज उस दर्द का बोझ उठाया है। मैंने तुम्हें खोकर राजन को पाया, लेकिन खुद को हमेशा के लिए खो दिया। अब वहां कोई शब्द नहीं बचे थे। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे, लेकिन अब उस खामोशी में सच्चाई थी, खुलापन था, और सालों पुराना दर्द, एक गूंजती हुई चुप्पी जिसमें अधूरी मोहब्बत की चीखें थीं। गंतव्य पास आ चुका था। रितेश ने धीरे से कार रोकी। देविका बाहर निकलने लगी, फिर रुकी और मुड़कर कहा, अब सब समझ आया है मुझे, और अब मैं तुम्हें दोष नहीं देती रितेश। तुम्हारा डर भी प्यार की ही एक शक्ल था। लेकिन अब तुम खुद को माफ करो और वो प्यार किसी और के लिए बचा कर रखो, जो तुम्हारे दिल की खामोशी को सुन सके, समझ सके। रितेश ने उसकी ओर देखा। कुछ कहने को लब खुले, लेकिन कुछ निकल न सका। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह चुकी थीं। देविका मुड़ी, लेकिन उसकी चाल में एक सुकून था, क्योंकि आज कई सालों बाद उसे उसके सवालों के जवाब मिल चुके थे। रितेश ने आंखें मूंदी और सच्चाई कहकर खुद को थोड़ा सा आजाद महसूस किया। इस कहानी को आप सुन रहे थे मेरे, यानी आरजे माहिरा के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी लेकर, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।